तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव और आज हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 19th ऑफ अगस्त 2026। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला आर्टिकल है रिगार्डिंग असम प्रोपोजेस श्रिंकिंग ऑफ काजीरंगा इको सेंसिटिव जोन। तो असम गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल पास किया है टू यूनियन गवर्नमेंट। वो चाहते हैं कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसके अराउंड जो एक इको सेंसिटिव जोन है जो प्रोटेक्ट करता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, इट इज अ लाइक अ बफर जोन और ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। इस बफर जोन को घटा के 10 किलोमीटर से 1 से 3 किलोमीटर तक लाने का प्रपोजल भेजा है असम गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो चलिए ये पूरा इशू क्या है देखते हैं। तो अगर इको सेंसिटिव जोन की बात कर ली जाए तो इको सेंसिटिव जोन जो होता है वो एक नोटिफाइड एरिया होता है। नोटिफाइड एरिया होता है जैसे मान लीजिए ये कोई नेशनल पार्क है, इसके अराउंड एक बफर जोन क्रिएट किया जाता है ताकि यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो, ताकि जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो वो कम से कम हो सके। तो इस चीज को रोकने के लिए एक बफर जोन क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस एंड माइनिंग्स आर नॉट अलाउड इन दिस एरिया। तो इसी जोन को 10 किलोमीटर के दायरे से घटा के 1 से 3 किलोमीटर का दायरा करना चाहती है असम सरकार। तो इको सेंसिटिव जोन की बात कर ली जाए तो इको सेंसिटिव जोन इज अ रेगुलेटेड बफर एरिया अराउंड अ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसा कि मैंने बताया ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसके अराउंड जो ये बफर जोन है, इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर बिटवीन प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम एंड ह्यूमन डोमिनेटेड एरिया। इसके बाहर जितना एरियाज है ये ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ हो सकता है। इस बफर जोन में कुछ ही मतलब ऐसा नहीं है कि सारे ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे माइनिंग जो हाईली पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज है और इंडस्ट्रीज यहाँ पे आप नहीं स्टैब्लिश कर सकते इस बफर जोन में। यहाँ पे कुछ रेगुलेटेड एक्टिविटीज है जो किया जा सकता है, जैसे होटल्स वगैरह विद गवर्नमेंट परमिशन यहाँ पे बनाया जा सकता है। यहाँ रोड्स का चौड़ीकरण जो है वो भी गवर्नमेंट परमिशन से कराया जा सकता है। और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन यहाँ रेगुलेटेड है, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन भी यहाँ रेगुलेटेड है। जो परमिटेड है जो चीजें वो है ट्रेडिशनल फार्मिंग, इको फ्रेंडली लाइवलीहुड्स। तो ये सब चीजें यहाँ परमिटेड है। अगर बात की जाए तो ये इको सेंसिटिव जोन नोटिफाई कौन करता है, तो इट इज नोटिफाइड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और इसे नोटिफाई करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसको नोटिफाई करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। दैट्स व्हाई असम गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल यूनियन गवर्नमेंट को भेजा है टू श्रिंक दिस एरिया। अब इसके रिगार्डिंग कंसर्न जो है, कंसर्न क्या क्या है, इट रिड्यूसेस इकोलॉजिकल प्रेशर, प्रोटेक्ट्स जो कंसर्न नहीं जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है उसका यूटिलाइजेशन अगर देखा जाए उसकी यूटिलिटी क्या है, तो इट रिड्यूसेस इकोलॉजिकल प्रेशर। जैसे हम बात करें जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसके अराउंड करबी आंगलोंग हिल्स पड़ता है। जो ये बफर जोन है उसमें जब में फ्लड आता है तो यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ है वो माइग्रेट करके अलोंग करबी आंगलोंग हिल्स मूव करते हैं। तो ये जो बफर जोन है इसका यूटिलिटी ये है कि ड्यूरिंग फ्लडिंग जो वाइल्ड लाइफ है, राइनोसोरस वगैरह वो मूव करके इस पर्टिकुलर एरिया में जा सकते हैं। तो इसकी नेसेसिटी बहुत ज्यादा है। इट प्रोटेक्ट्स वाइल्ड लाइफ मूवमेंट कॉरिडोर्स, जैसे कि मैंने बताया काजीरंगा से करबी आंगलोंग की तरफ वाइल्ड लाइफ मूव होती है ड्यूरिंग फ्लडिंग सीजन। इट रेगुलेट्स हार्मफुल डेवलपमेंट, माइनिंग वगैरह एक्टिविटी, माइनिंग और पॉल्यूशन से इस एरिया को बचाता है इको सेंसिटिव जोन। एंड इट सपोर्ट्स सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, मतलब ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ के सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस को इंश्योर करता है ये। तो इको सेंसिटिव जोन इज दैट मच इम्पोर्टेंट। तो असम का प्रपोजल है डिफॉल्ट एग्जिस्टिंग प्रिकॉशनरी जोन, मतलब इको सेंसिटिव जोन को 10 किलोमीटर से घटा के 1 से 3 किलोमीटर तक लिमिट करना। अगर गवर्नमेंट पोजीशन की बात की जाए तो पार्क बाउंड्री रिमेन्स अनचेंज। असम गवर्नमेंट का कहना है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है काजीरंगा वाइल्ड लाइफ
सेंचुरी है उसके बाउंड्रीज को चेंज नहीं किया जाएगा, बस उसके अराउंड जो इको सेंसिटिव जोन है उसको घटाया जाएगा। प्रपोजल सेंट टू सेंटर, जैसा कि मैंने बताया, ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता, ये श्रिंकेज, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये काम करती है। इको सेंसिटिव टू बी मेजर्ड फ्रॉम पार्क बाउंड्री। अब असम गवर्नमेंट का कहना है, वो क्यों चाहते हैं कि ये बाउंड्री श्रिंक हो। उनका कहना है बिकॉज वहां पे लोकल हाउसिंग की नीड है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को वहां डेवलप करना है, लाइवलीहुड एंड बिजनेस वहां पे लाना है, इसके कारण वो एरिया चाहिए इनको। एंड इट अवॉइड्स ओवरली रिस्ट्रिक्टिव यूनिफॉर्म 10 किलोमीटर regime। तो उस 10 किलोमीटर में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि उसको श्रिंक करके 1 से 3 किलोमीटर किया जाए। दिस प्रपोजल कंसर्न्स द इको सेंसिटिव जोन, नॉट द रिडक्शन ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है गवर्नमेंट का। तो लोकेशन की बात की जाए तो अराउंड दिस एरिया इज काजीरंगा नेशनल पार्क, सॉरी दिस इज नॉट, ये है काजीरंगा नेशनल पार्क, और इसके जस्ट नीचे है आपका करबी एंगलोंग हिल्स। होता ये है कि इसके पैरेलल ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर में जब भी फ्लडिंग आती है तो ये जो वाइल्ड लाइफ है ये फ्रॉम काजीरंगा नेशनल पार्क ये मूव अलोंग करते हैं टुवर्ड्स करबी एंगलोंग हिल्स। दैट्स व्हाई इको सेंसिटिव जोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जो फ्लडिंग सीजन में ये मूवमेंट हो वो अनहिंडर्ड हो, और जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का जो इशू चल रहा है, वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का जो इशू चल रहा है वो कम से कम हो सके। तो दैट्स व्हाई दिस इको सेंसिटिव जोन इशू इज सो इम्पोर्टेंट। अगर काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में कुछ फैक्ट्स को हम देखें तो इट इज इन असम। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था इन द ईयर 1985। इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला था इन द ईयर 1974, याद रखिएगा, नेशनल पार्क का दर्जा मिला था इन द ईयर 1974। और ये फेमस है फॉर इट्स ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस। इसके अलावा यहाँ पे टाइगर एलिफेंट, वेटलैंड टाइगर एलिफेंट, उसके अलावा वाटर बफेलो एंड स्वamp डियर भी यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था इन द ईयर 2007। अगर यहाँ के लैंडस्केप की बात की जाए, इट इज अ alluvial floodplain grassland and it is also a wetland grassland ecosystem. So this is very important issue. अगर concerns की बात की जाए, it fear of higher development pressure। तो जब development होगा तो आए दिन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होगा और उसका प्रेशर वाइल्ड लाइफ पे जाएगा। रिस्क ऑफ फ्रेजाइल इकोसिस्टम एंड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, और जो हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे मैंने बताया फ्लडिंग के दौरान ये मूवमेंट होता है, तो जब आप यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन को रिड्यूस कर दीजिएगा तो ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो ये हैबिटेट फ्रैगमेंट हो जाएगा। तो हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस इशू। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। Question is, with reference to Kaziranga National Park and the recent eco-sensitive zone proposal, consider the following statements. Kaziranga National Park is located in Assam and is UNESCO World Heritage Site। बिल्कुल सही है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इन द ईयर 1985 मिला था। The Assam government has proposed an eco-sensitive zone about 1 to 3 kilometers from the park boundary. This is also correct statement. The Kaziranga is famous for great one-horned rhinoceros. This is also correct. An eco-sensitive zone completely prohibits all human and development activities. नहीं, ये गलत है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है वो है, उसके अलावा इको फ्रेंडली लाइवलीहुड्स भी यहाँ पे permitted है। So 1, 2 and 3 statements are correct. Fourth one is incorrect. Eco-sensitive zone do not completely ban all activities, are classified as prohibited, regulated or permissible according to applicable norm. So this was the question. और माफ कीजिएगा, जहां मैंने काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा था उस वो नहीं, काजीरंगा इज अ नेशनल पार्क। हमारा अगला आर्टिकल है रिगार्डिंग विद्यार्थी सहयोग पोर्टल।
दिस पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय बिहार गवर्नमेंट। ये बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स के ग्रीवांस हैं, ग्रीवांसेस को रिड्रेस करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो छात्र अपनी समस्याएं इस पोर्टल पे रख सकेंगे और उनका निपटारा 30 दिनों के भीतर होगा। 30 डेज रेजोल्यूशन पीरियड है इसका। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लॉन्च किया विद्यार्थी सहयोग पोर्टल। छात्रों की समस्याओं का अब 30 दिनों में समाधान, लापरवाही पे नपेंगे ऑफिसर। चलिए ये पूरा न्यूज क्या है देखते हैं। तो जो विद्यार्थी सहयोग पोर्टल है, इट वाज लॉन्च्ड बाय द बिहार गवर्नमेंट टू एड्रेस द स्टूडेंट एकेडमिक एंड हॉस्टल रिलेटेड ग्रीवांसेस। तो स्टूडेंट के जितने भी स्कूल्स या कॉलेज रिलेटेड जितने भी ग्रीवांस है, उस पोर्टल पे आप रख सकते हैं। इट एम्स टू मेक द एजुकेशन सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल। ये अकाउंटेबिलिटी सिद्ध करेगा ये पोर्टल। एवरी कंप्लेंट मस्ट बी रिजॉल्व विद इन मैक्सिमम ऑफ 30 डेज। 30 दिन का पीरियड दिया जाएगा फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द ग्रीवांस। नेग्लिजेंस इन ग्रीवांस डिस्पोजल कैन इनवाइट एक्शन अगेंस्ट ऑफिशियल्स। तो ये पूरा प्रोसीजर क्या है देखते हैं। पहले स्टूडेंट फाइल करेगा कंप्लेंट। अगर वो उस पे अगर 10 दिनों तक कोई एक्शन नहीं होगा तो सीएम ऑफिस से एक फर्स्ट नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस सेंड टू द कंसर्न अथॉरिटी फॉर द एक्शन, कि आप एक्शन लीजिए। 11वें दिन, अगर 10 दिन तक कोई एक्शन नहीं होता, 11वें दिन सीएम ऑफिस से एक फर्स्ट नोटिस जाता है कि आप एक्शन लीजिए टू द कंसर्न ऑफिसर। फिर सेकंड, अगर फिर भी एक्शन नहीं लिया जाएगा तो एक सेकंड नोटिस भेजा जाएगा, फॉलो अप नोटिस इशूड इफ नॉट नो सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स। अगर नहीं होता है 19 दिनों तक तो 20वें दिन सेकंड नोटिस दिया जाएगा और 25वें दिन थर्ड नोटिस इशू किया जाएगा। फाइनल रिमाइंडर इशूड विद डायरेक्टिव फॉर अर्जेंट एक्शन ऑन द 25th डे। और 30 दिनों के अंदर अगर वो ना हो तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा उस अथॉरिटी के खिलाफ। और रिटर्न रेजोल्यूशन इज मैंडेटरी। आपको लिख के देना होगा उनके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हुए कि नहीं। तो रिटर्न रेजोल्यूशन इज मैंडेटरी फ्रॉम द अथॉरिटी, लिख के देना होगा। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी इशू किया गया है फॉर द सपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स। टोल फ्री नंबर है 1100। स्टूडेंट आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। विद्यार्थी सहयोग कैंप्स लगाए जाएंगे हर चौथे मंगलवार को। हर महीने के चौथे मंगलवार को एक विद्यार्थी सहयोग कैंप लगाया जाएगा इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए। और इसके लिए एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च किया जाएगा अक्रॉस बिहार फ्रॉम 25th of अगस्त। इसके अलावा कुछ मेजर एजुकेशनल अनाउंसमेंट भी किया गया। जो अफोर्डेबल टेक्निकल एजुकेशन है, लाइक इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एंड पॉलिटेक्निक में, उसको उसमें एडमिशन लेने के लिए 10 रुपए चाहिए इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए, और पॉलिटेक्निक में पढ़ाई के लिए सिर्फ 5 रुपए चाहिए। तो अब इसको घटा के बहुत मिनिमम कर दिया गया है। अफोर्डेबल टेक्निकल एजुकेशन इंजीनियरिंग एट द रेट ₹10 एंड पॉलिटेक्निक को 5 रुपए में पढ़ाई होगी पॉलिटेक्निक की। लाइव टीचर सपोर्ट दिया जाएगा। 551 मॉडल स्कूल्स टू गेट लेट आवर सपोर्ट वाया मोबाइल और लैपटॉप। जो मॉडल स्कूल्स खोल रहे हैं उनमें लेट नाइट तक आप जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर से डाउट पूछ सकेंगे। एक्सपेंशन ऑफ कॉलेजेस, 211 न्यू डिग्री कॉलेजेस खोले जाएंगे। 342 बीएड कॉलेजेस परमिटेड टू स्टार्ट डिग्री कोर्सेज। मतलब अभी हाल फिलहाल में जो बिहार कैबिनेट का डिसीजन लिया गया था कि जितने भी बीएड कॉलेज हैं उसको प्रॉपर डिग्री कॉलेज में कन्वर्ट किया जाएगा। मतलब बीएड के अलावा अदर कोर्सेज की भी यहाँ पे डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 18,000 करोड़ असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है बिहार सरकार द्वारा। तो चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज, with reference to Bihar's विद्यार्थी सहयोग पोर्टल, consider the following statements। पहला स्टेटमेंट है, student grievance must be resolved within a maximum of 30 days। ये सही है। The first automated notice, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये जो फर्स्ट नोटिस है ये स्वतः जनरेट किया जाएगा, ऑटोमेटेड है ये। तो अगर एक्शन नहीं लिया गया तो ये ऑटोमेटिक नोटिस चला जाएगा। तो ये ऑटोमेटेड है पूरा सिस्टम। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। द फर्स्ट ऑटोमेटेड नोटिस इज issued on 11th day if no action is taken। This is also correct।
विद्यार्थी सहयोग कैंप विल बी ऑर्गेनाइज ऑन द फोर्थ ट्यूसडे ऑफ एवरी मंथ। चौथे मंगलवार को सहयोग पोर्टल का कैंप लगेगा। एंड स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर ग्रीवांस थ्रू द टोल फ्री नंबर 1100। तो ऑल फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो दिस वाज विद्यार्थी सहयोग पोर्टल। हमारा अगला आर्टिकल है, बिहार में 44 मिनरल ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करके उस पे उसका सर्वे किया जाएगा और उसे 9 मंथ के अंदर एक्टिव किया जाएगा। सो बिहार विल सर्वे 44 मिनरल ब्लॉक्स एंड मेक देम एक्टिव विद इन 9 मंथ्स। इससे जो भी रॉयल्टी जनरेट होगा वो पीपल्स डेवलपमेंट में काम आएगा। माइनिंग एक्टिविटीज स्टार्ट होगी 15 अक्टूबर से और 30 प्लस कोल ब्लॉक्स को अलोकेट किया गया है टिल सितंबर 30। बिहार गवर्नमेंट का फोकस है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ बिहार। तो इसके कारण इस 44 मिनरल ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया गया है। हमने कुछ दिन पहले अपने करंट अफेयर्स में मेंशन किया था कि यूनियन गवर्नमेंट ने 19 मिनरल ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गया एंड रोहतास, जहां पे ग्लाइकोनाइट एंड मैग्नेटाइट की माइनिंग होगी। ऑन द सेम लाइंस बिहार में भी इन मिनरल ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इसके लिए एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया। तो वर्कशॉप ऑन ऑक्शन of critical and strategic mineral blocks was organized straight to survey 44 mineral blocks. Survey progress is already happening in 28 blocks में चल रहा है सर्वे अभी। 30 plus coal blocks expected to be allocated before सितंबर 30 से पहले 30 कोल ब्लॉक्स को अलोकेट कर दिया जाएगा और माइनिंग एक्टिविटीज 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। स्टेट प्लान्स, इसके अलावा स्टेट में एक मिनरल सेंटर भी बनाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लोकेशन अभी नहीं बताया गया है बट ये मिनरल सेंटर डेवलप करेगी बिहार सरकार। और इन्वेस्टमेंट टारगेट है बिहार सरकार का ₹5 लाख करोड़ बाय नवंबर दिस ईयर। तो ये बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है ऑफ बिहार गवर्नमेंट। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो रोहतास में लाइमस्टोन के लिए मिनरल ब्लॉक्स अलोकेट किए गए हैं एंड औरंगाबाद, जहानाबाद, जमुई, गया, बांका एंड भागलपुर में अदर मिनरल्स जिसको मेंशन नहीं किया गया है बट यहाँ भी मिनरल्स का सर्वे किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम आपके प्रीलिम्स की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं उसको मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे नोट करवाया है। तो रोहतास में क्या क्या मिलता है? रोहतास में लाइमस्टोन, पाइराइट, बॉक्साइट, लीड, जिंक एंड पोटास। तो रोहतास में ये सब पाए जाते हैं। कैमूर में लाइमस्टोन, पोटास एंड ग्लूकोनाइट पाया जाता है। ग्लूकोनाइट, पोटाश, इससे पोटाश निकाला जाता है जो कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ये मिनरल्स जो पाए जाते हैं ये हर साल पूछे जाते हैं इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन, तो ये टेबल याद रखिएगा। मुंगेर में लाइमस्टोन, बॉक्साइट, चाइना क्ले, फेल्सपर, क्वार्ट्जाइट, टैल्क। जमुई में गोल्ड, मैग्नेटाइट, फेल्सपर, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, सिलिका एंड सैंड। भागलपुर में कोल, हेमाटाइट, क्वार्ट्ज, सिलिका, चाइना क्ले, फायर क्ले, ग्रेनाइट। बांका में लीड, रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड रेयर मेटल्स। तो ये पूरा टेबल आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। इसके अलावा अगर ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसकी बात की जाए तो जो भी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, जो भी इससे रेवेन्यू जनरेट होगा इट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर पब्लिक वेलफेयर। इससे बिहार का इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश मिलेगा बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टोन्स एंड मिनरल्स की जरूरत होती है। तो इन प्रोजेक्ट से स्टोन्स एंड मिनरल्स जो जनरेट होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करेगा। इससे जॉब्स एंड इन्वेस्टमेंट भी क्रिएट होगा। इसके अलावा बेटर रिसोर्स यूज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ बिहार मिनरल्स वेल्थ इस सर्वे से होगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके लिए चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। Question is, which of the following statements regarding Bihar's mineral sector push are correct? Bihar plans to survey 44 mineral blocks. Correct. Mining activities are proposed to start from October 15. This is also correct statement. And limestone resources were specifically mentioned in Rohtas district. So all the three statements are correct. So 1, 2 and 3. हमारा next article है, बिहार में हेल ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। So बिहार में 23 जिलों में 129 चार्जिंग स्टेशंस बनेंगे
तो ये कौन बनाएगा? ये बनाएगी बिहार सरकार विद द हेल्प ऑफ हेल, दैट इज भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और ये बनाया जाएगा अंडर पीएम ई ड्राइव स्कीम के अंदर ये बनाया जाएगा। तो फर्स्ट फेज में बिहार टू सेटअप ईवी चार्जिंग स्टेशन एट 72 साइट्स, मतलब 72 साइट्स का सर्वे हो रहा है इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स। 6 डिस्ट्रिक्ट में 72 साइट्स का सर्वे चल रहा है और पहले फेज में 6 डिस्ट्रिक्ट में ये ईवी स्टेशन लगाए जाएंगे। पीएम ई ड्राइव स्कीम है क्या? तो पीएम इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव, इसका फुल फॉर्म है पीएम इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। इसको लॉन्च किया गया था टू एक्सलेरेट ईवी एडॉप्शन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लोग अडॉप्ट कर सके, उसके लिए इस मुहिम को लॉन्च किया, इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। एंड स्ट्रेंथन द ईवी इकोसिस्टम, जो ईवी चार्जिंग पोर्ट्स है, चार्जिंग स्टेशंस है, ईवी बैटरीज है, उनको प्रोवाइड करने के लिए ये बेसिकली ये ड्राइव स्टार्ट किया गया था। उसके लिए लगभग गवर्नमेंट का आउटले था 2000 करोड़ रुपए। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 2000 करोड़ अलोकेट किया था यूनियन गवर्नमेंट ने। और इस पूरे ड्राइव का टोटल आउटले है लगभग 10,900 करोड़ रुपए। इसको नोटिफाई किया गया था सितंबर 2004 में। तो दिस वाज द पीएम ईवी स्कीम। इसी के अंदर बिहार गवर्नमेंट डेवलप करने जा रही है। इन द फर्स्ट फेज 72 साइट्स, ईवी साइट्स, जहां पे चार्जिंग स्टेशंस बनेंगे इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स। तो वो 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? वो है पटना, वैशाली, छपरा, गया, नालंदा एंड पूर्णिया। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया जाएगा। टोटल प्लान है 129 ईवी चार्जिंग स्टेशंस का, कवरेज 23 डिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट फेज में 72 लोकेशन एंड 6 डिस्ट्रिक्ट कवर्ड होंगे। लाइकली लोकेशन विल बी हाईवे एंड अर्बन एरियाज। सर्वे चेक्स, साइट सुटेबिलिटी चेक किया जाएगा, पावर कनेक्टिविटी चेक किया जाएगा, लैंड अवेलेबिलिटी चेक किया जाएगा, एक्सेसिबिलिटी एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी इसका चेक किया जाएगा। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार ईवी के लिए पुश कर रहा है। बिहार सरकार ईवी के लिए पुश कर रही है because it boosts clean and green mobility, supports EV adoption in highways and cities. It strengthens charging infrastructure in Bihar, backed by state EV subsidies and rising e-scooter demand. इसके अलावा जो अभी 400 बसेस को लॉन्च किया है बिहार सरकार ने, 400 ईवी बसेस को लॉन्च किया है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए फॉर चार्जिंग। तो it complements wider initiatives such as 400 PM e-buses planned on by March। तो इसको भी सुनिश्चित करने के लिए, इसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित करने के लिए ईवी स्टेशंस की जरूरत है। तो कौन डेवलप करेगा ये याद रखिएगा। इट विल बी डेवलप्ड बाय भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, will deploy EV charging infrastructure in Bihar under PM e-drive with 129 stations across 23 districts and in first phase 72 sites and 6 districts। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। Question is, with reference to proposed EV charging infrastructure in Bihar, consider the following statements. BHEL will develop EV charging infrastructure at 129 locations across 23 districts in Bihar. This is correct. In the first phase, site survey are being conducted at 72 locations in 6 districts. ये भी सही statement है। PM e-drive has a total outlay of 10,900 crore, including 2,000 crore for public charging and infrastructure। ये भी सही statement है। The scheme is implemented by Ministry of Road Transport and Highways। So this is incorrect। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। So PM e-drive is under Ministry of Heavy Industries and not Ministry of Road Transport and Highways। तो ये याद रखिएगा, Ministry of Road Transport के अंदर नहीं, Ministry of Heavy Industry MOHI के अंदर आता है ये PM e-drive स्कीम। तो 1, 2 and 3 आर करेक्ट। हमारा अगला आर्टिकल है Navy to lease 2 new MQ-9B Sea Guardian unmanned aircraft from US firm। तो ये क्या है? MQ is a high altitude, long endurance, remotely piloted aircraft system। This is basically HALERPAS system। तो
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जनरल एटॉमिक्स के साथ ये डील साइन किया है टू प्रोक्योर 2 MQ-9B सी गार्जियन HALERA फॉर 30 मंथ्स। ये क्यों इन्होंने प्रोक्योर किया है? क्योंकि जो ईस्टर्न रीजन है एंड वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन नेवी, उसको सिक्योर करने के लिए इसे प्रोक्योर किया गया है। So this will boost maritime domain awareness and long-range intelligence, surveillance, and recon in the Indian Ocean region. So ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन के अलावा इंडियन ओशन रीजन में भी इंटेलिजेंस और सर्विलांस को और रिकोनेसांस को इंश्योर करने के लिए इसे प्रोक्योर किया गया है। इससे पहले भी नेवी ने 2 और MQ-9A प्रोक्योर किया था फ्रॉम जनरल एटॉमिक्स। तो चलिए ये पूरा मुद्दा क्या है देखते हैं। तो नेवी टू लीज 2 न्यू MQ-9B सी गार्जियन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। ये जैसे मैंने बताया MQ-9B सी गार्जियन है क्या? इट इज अ हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। इसका रोल होगा आपका मैरिटाइम सिक्योरिटी, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न और ईस्टर्न जो कोस्ट है, उसके अलावा इंडियन ओशन रीजन में सर्विलांस, इंटेलिजेंस एंड रिकॉनेसांस को इंश्योर करने के लिए इसे प्रोक्योर किया गया है। इसका लीज पीरियड है 30 मंथ के लिए, इसको लीज पे लिया गया है और इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 1943 करोड़। और इसके किससे प्रोक्योर किया गया है? तो जनरल एटॉमिक्स, याद रखिएगा जनरल एटॉमिक्स इज द कंपनी, यूएस की कंपनी है ये। जैसा मैंने बताया वेस्टर्न मैरिटाइम रीजन, ईस्टर्न मैरिटाइम रीजन एंड इंडियन ओशन रीजन को सिक्योर करने के लिए इसे प्रोक्योर किया गया है, लीज पे लिया गया है। फॉर persistent intelligence, surveillance and reconnaissance, it will strengthen maritime domain awareness, it will wider monitoring across the Indian Ocean region के लिए भी इसको प्रोक्योर किया गया है। It improves simultaneously eastern and western coverage, और ये कुल मिला के हमारे पास 4 हो जाएंगे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। पहले 2 प्रोक्योर किया गया था इन द ईयर 2020, जब हमारा चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो हमने प्रोक्योर किया था MQ, लीज पे लिया था। तो उसका लीज पीरियड अब खत्म होने वाला है। इसके साथ ही हम लोग ने 2024 में यूएस के साथ लगभग 31 MQ-9B का डील किया है। MQ-9B 31 हम प्रोक्योर करेंगे यूएस से। इसकी टोटल लागत होगी लगभग 28,000 करोड़ रुपए। तो ये इंश्योर करेगा हमारा वेस्टर्न मैरिटाइम रीजन, ईस्टर्न मैरिटाइम रीजन और इंडियन ओशन रीजन में जितनी भी गतिविधियां हो रही है, जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनको जवाब दिया जा सकेगा थ्रू दिस MQ-9B। तो 2020 में 2 MQ-9A ड्रोन्स हमने प्रोक्योर किया था यूएस से ड्यूरिंग इंडिया चाइना टेंशंस। नाउ 2 न्यू MQ-9B सी गार्जियन लीज फॉर 30 मंथ्स। 2024 में हमने एक डील किया था यूएस के साथ, इंडिया यूएस एग्रीमेंट फॉर 31 MQ-9B HALE RPAS worth about $3.5 billion. इसके अलावा इंडिया विल ऑल्सो होस्ट अ ग्लोबल MRO फैसिलिटी, दैट इज मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी ऑफ दीज एयरक्राफ्ट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट MQ-9B। तो ये याद रखिएगा MQ-9B है क्या? इट इज अ हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, और इसे हमने प्रोक्योर किया है फ्रॉम जनरल एटॉमिक्स। ये 2 एयरक्राफ्ट हमने लीज पे लिया है फॉर 30 मंथ। इसके अलावा हमने परचेज भी कर लिया है लगभग 31 MQ-9Bs को। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द MQ-9B सी गार्जियन। It is a high altitude, long endurance, remotely piloted aircraft system. This is correct. The Indian Navy will lease 2 MQ-9B Sea Guardian for 30 months. This is also correct. The lease contract is valued at approximately 1943 crore. This is also correct. The MQ-9B Sea Guardian is manufactured by General Atomics Aeronautical System. This is also correct. So all the 4 statements are correct. इसकी यूटिलिटी है हमारे वेस्टर्न मैरिटाइम रीजन, ईस्टर्न मैरिटाइम रीजन एंड इंडियन ओशन रीजन को सिक्योर करने की। हमारा अगला आर्टिकल है रिगार्डिंग नासा's मून बेस मिशन। तो नासा चाहती है टू एस्टैब्लिश अ परमानेंट पोस्ट ऑन मून, दैट इज ऑन साउथ पोल ऑफ द मून।
तो इसके लिए उन्होंने इसरो से मदद मांगी है। तो इट इज गोइंग टू बी अ जॉइंट इनिशिएटिव। NASA's moon base, India, what will India gain from it? India may benefit from joining NASA's lunar outpost program near the moon south pole. तो चलिए पूरा न्यूज क्या है देखते हैं। पहले व्हाट इज मून बेस? सो नासा चाहती है कि मून के साउथ पोल पे ह्यूमन प्रेजेंस हो जाए। तो ह्यूमैनिटीज फर्स्ट लूनर आउटपोस्ट on moon near the moon south pole, it will be near the moon south pole. Astronauts will live there and work and explore. It will be built in stages over several years. It will support science research, exploration and long duration missions and use both robotic and human missions. तो एक परमानेंट रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन बेस बनाने की तैयारी है नासा की ऑन मून। ये 3 फेजों में होगा इसका पूरा डेवलपमेंट। तो मून बेस 3 फेज प्रोग्राम क्या है? तो फर्स्ट फेज में टिल 2029 एक रिलायबल एक्सेस टू लूनर सर्विस खोजा जाएगा। देन रोबोटिक मिशन सेंड किए जाएंगे टू एक्सप्लोर द साउथ पोल, टेस्ट न्यू टेक्नोलॉजीज, मून सरफेस पे नए टेक्नोलॉजीज को टेस्ट किया जाएगा एंड गैदर नॉलेज फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, कि वहां पे कैसे बेस बसाया जाए उसके रिगार्डिंग नॉलेज गेन किया जाएगा। उसके बाद इन सेकेंड फेज विच विल बी फॉर द पीरियड ऑफ 2029 टू 2032 वहां पे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय किया जाएगा। मतलब इनिशियल बेस का स्ट्रक्चर एक डिप्लॉय किया जाएगा ऑन द मून सरफेस। वहां पे पावर सिस्टम्स डेवलप किए जाएंगे, वहां पे कार्गो ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स का डेवलपमेंट होगा। देन कम्युनिकेशंस फॉर लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस भी डेवलप किए जाएंगे इन द सेकेंड फेज, दैट इज बिटवीन 9 and 2032 एंड इन थर्ड फेज 2032 के बाद वहां पे परमानेंट असेंबल परमानेंट लूनर आउटपोस्ट वहां डेवलप किया जाएगा। हैबिटेट्स एंड पावर सिस्टम्स, मतलब प्रॉपर बेस वहां डेवलप किया जाएगा इन द थर्ड फेज। फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स डेवलप किए जाएंगे और वहां पे ह्यूमन प्रेजेंस को एंड्योर किया जाएगा। इस पूरे मुहिम का इनिशिएटिव का एम क्या है? एम इज अ सस्टेनेबल एंड ऑपरेशनल ह्यूमन प्रेजेंस ऑन मून पे, एक सस्टेनेबल प्रेजेंस बनाना, सस्टेनेबल एंड लॉन्ग टर्म प्रेजेंस बनाना बाय क्रिएटिंग अ बेस ऑन मून। अगर स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात की जाए तो 2020 में यूएस ने और यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एक आर्टेमिस अकॉर्ड इनिशिएटिव लॉन्च किया था फॉर द सिविल स्पेस कोऑपरेशन एंड एक्सप्लोरेशन। इसको 2023 में साइन किया था इंडिया ने। इंडिया हैज बिकम 27th सिग्नेटरी। इट विल सेट ऑफ द प्रिंसिपल्स फॉर सिविल स्पेस एक्टिविटीज। मतलब स्पेस में जितने भी सिविल एक्टिविटीज होगी उसके लिए अकॉर्ड साइन हुआ है स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए। अभी अराउंड 70 देश इसके सिग्नेटरीज हैं। इट इंक्लूड्स कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, Israel, Russia and China are not the part of this accord. The accord encourage cooperation, good practices and interoperable systems in space activities. अगर इस प्रोजेक्ट से इंडिया को क्या फायदा होगा उसकी बात की जाए तो हम टेक्नोलॉजी में उस वक्त आगे बढ़ जाएंगे। टेक्नोलॉजी लीप फ्रॉगिंग इसका पहला पोटेंशियल गेन है। देन हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा इन कॉम्प्लेक्स ह्यूमन मिशंस। फिर हमारे लिए ह्यूमन मिशंस भेजना इजी होगा। इट विल सपोर्ट इंडिया स्पेस स्टेशन एंड मून एम्बिशन। इंडिया का जो 2034 का टारगेट है टू सेंड ह्यूमन टू मून, उसके लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। इट विल इससे कॉस्ट शेयरिंग एंड रिड्यूस डुप्लीकेशन बढ़ेगा। स्पिन ऑफ बेनिफिट्स अक्रॉस सेक्टर्स। कंसर्न्स की बात की जाए तो सबसे बड़ा कंसर्न है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, उसको प्रोटेक्ट करना होगा। हमें अवॉइड करना होगा ओवर डिपेंडेंस ऑन यूएस टेक्नोलॉजी एंड इकोसिस्टम। हम कंप्लेसेंट ना हो जाए। हम मेंटेन लॉन्ग स्टैंडिंग कोऑपरेशन विथ रशिया, हमें इसको भी ध्यान रखना होगा। एंड मून कोऑपरेशन इज नॉट अ मिलिट्री ब्लॉक, ये भी याद रखना होगा। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू नासा's मून बेस प्रोग्राम एंड इंडियाज पार्टिसिपेशन इन आर्टेमिस फ्रेमवर्क कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज NASA's proposed moon base is envisaged near the moon south pole पे बनाया जाएगा। This is correct. India joined the Artemis Accord in 2023 as the 27th signatory. ये भी सही statement है। The third phase of the moon base program envisaged
a permanent lunar outpost where our astronaut can live and work for extended period. मतलब थर्ड फेज में तो परमानेंट बेस में ह्यूमन सेटलमेंट इंश्योर करना है थर्ड फेज का मकसद. Russia and China are both the signatories of Artemis Accord. This is wrong. 1, 2, and 3 statement is correct. So this is all for the news.